अच्छा, मैं आज जो आपको कहानी सुना रही हूँ ये बलोच समाज की नुमाइंदा कहानी है। मस्तबकली और समूह की दास्तान इश्क है। ठीक है। अच्छा, बलोच समाज में दास्तान की एक बहुत गहरी और करीब रिवायत मौजूद है। आवाज एको कर रही है। अच्छा, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। समूह ते मस्ती कहानी सुनाने के पीछे मेरा खास मकसद है वे कि असी जो अमूमन कदीम दास्ताना पेश करने आ ते ओदे विच ये राजा हो गई, मुख्य कहानियां हो गई, ਇਹਦੇ ਚ औरत विक्टिम हमेशा। लेकिन समूह ते मस्त की कहानी विच फैसले का इख्तियार समूह दे कोले ऐस कहानी की चालू है। तुलसी की कहानी शुरू करते हैं। आज से तकरीबन कोई 200 साल पुराना किस्सा है। कोलू बारखान के मैदान में मरी कबीले का एक जरगा लगा हुआ है। इस कबीले ने दुश्मन के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी हैं, मगर अब एक फैसलाकुन जंग की तैयारी है। मशरिक से लेकर मगरिब तक सरदार ने सबको बुलाया हुआ है। सरदार के आगे हथियारों का एक ढेर है, किसी चीज की कमी नहीं। तीर, तलवार, नेज़े, कमान, बंदूकें, सब कुछ है। जंगजू पूरे अज़्म के साथ सीना ताने सरदार के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं और सरदार को सिपा सालार का ऐलान करना है, जिसने इस जंग की कमान संभालनी है। सरदार सबके चेहरों की तरफ देख रहा है कि कबीले की इज्जत का सवाल है। कमान ऐसे शख्स के हाथ में दी जाएगी जो जीत की दस्तार पहनाएगा। मजमे पर एक सन्नाटा तारी है। कुछ देर सरदार मजमे पर एक गहरी और मायूस निगाह डालता है और उसके बाद एक नाम पुकारता है, सोहराब खान। मजमे में सब एक दूसरे को हैरत के मारे देखने लगते हैं और सबसे ज्यादा हैरत तो कुछ सोहराब खान को होती है। सरदार अब इशारे के साथ कहता है, वो सोहराब खान तुम। सोहराब खान अपने साथियों की सब से निकलकर सरदार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नौखेज दाढ़ी और मूंछों वाला वो खूबसूरत शक्लो शुबाहत का नौजवान, जिसकी आंखों में नफरत की स्याही है न गुस्से की सुर्खी। हाँ, कबीले की गैरत का अज़्म जरूर है। सब जानते हैं कि वो जरी है, जांबाज है, मैदान में उतरे तो सर हथेली पे रखता है, मगर जब मैदाने जंग से लौटता है तो ना अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, ना अपनी शुजाअत की बढ़के मारता है, ना उन सरों का शुमार करता है जो उसकी तलवार की जद में आए, ना उन सीनों की गिनती करता है जो उसके खंजर का शिकार हुए। वो सफे अव्वल का सिपाही तो है, मगर सिपा सालार बनने के लिए खाली जज्बा नहीं चलेगा, तजुर्बा भी चाहिए होगा। नहीं नहीं नहीं, यकीनन सरदार से कोई गलती नहीं हुई। सबने यही सोचा, सोहराब खान ने भी। मगर जब सरदार ने आगे बढ़कर कीमती नक्शो निगार वाली खास सिपा सालार की तलवार उसकी न्याम में डाली और कंधा थपथपाया, तो तब जाके सबको यकीन हुआ कि सिपा सालार सोहराब खान ही है। मगर अब इस फैसलाकुन जंग का नतीजा क्या निकलेगा? मजमे का सारा जोश जज्बा खटाई में पड़ गया। उधर दुश्मन को खबर पहुंची
कि सिपा सालार अपना तजुर्बाकार है, तो उन्होंने जीत की खुशी में वक्त से पहले ही शादी आगे बजा ली। जंग की रात सोहराब खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर जब जंग का नक्शा खींचा, तो तब जाकर सिपाहियों को यकीन हुआ कि सरदार का फैसला दुरुस्त था। अगले दिन लश्कर सोहराब खान की क़यादत में मैदान में उतरा। संगलाब पहाड़ों के बीच उस मैदान में ऐसा मंजर देखा कि वो खुद भी हैरान रह गया। सूरज डूबने से पहले फैसला हो चुका था। सोहराब खान ने अपने कबीले की इज्जत और गैरत की लाज रखी थी। जंग से वापसी पे जब लश्कर ने दस्तरानी की पहाड़ियों में पड़ाव किया, तो अपने साथियों के साथ मिलकर जीत की खुशी का जश्न मनाने की बजाय सोहराब खान आज भी दूर अपनी तन्हाइयों के साथ जाकर बैठे। रात के अंधेरे में उसे पता ही नहीं चला कि वो जिस जगह जाकर बैठा है उसके सामने एक झोपड़ी है। ये तो उसे तब पता चला जब रात को मौसम खराब हुआ, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। तो उस झोपड़ी में रहने वाली औरत जिसका नाम सम्मो था, ने अपनी झोपड़ी बचाने के लिए उसकी तनाबें तान ली। सोहराब खान उठा उस औरत की मदद करने के लिए, मगर बिजली की चमक में जब उसने उस औरत का चेहरा देखा, तो वो चेहरा नहीं था, एक जलवा, कुदरत के जमाल का जलवा जो उसके जलाल की रोशनी में नजर आया। सोहराब खान बस वही ठहर गया, हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद वो सोहराब खान नहीं रहा, मस्तवकली बन गया, सम्मो का मस्त। अगली सुबह जब सिपाही उसको लेने आए, तो उसने अपनी तलवार उनको वापस सौंप दी और कहा कि ये सरदार को जाकर वापस कर देना और उनसे कहना, जॉन ने जंगाने बदे बोली, केवती दोस्ती मर्दोमा रोली। मतलब जंगों की बोली बहुत बुरी होती है, ये यार को यार से जुदा कर देती है। ये 2 सदियां पहले का शायर बोल रहे हैं। जंगों की बोली बहुत बुरी होती है, ये यार को यार से जुदा कर देती है। ये कहकर बस किसी नामालूम सफर पर रवाना हो गए। अपने कबीले को जीत की दस्तार पहनाकर सोहराब खान खुद कहीं गायब हो गया था। वो कबीले की आन बान शान तो था, मगर नहीं मालूम कि वो था कहां। लोग उसके बारे में पूछते थे, उसको ढूंढते थे, मगर उसका कहीं सराग नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी खबरें आने लगी। उसे देखने वाले लोग बताने लगे कि वो सम्मो नाम की किसी औरत का आशिक हो गया और उसे सम्मुल सम्मुल कहकर पुकारता रहता है। उस सम्मो की याद में दीवानावार फिरता रहता है और उसे ढूंढता रहता है। कभी जंगलों में, कभी बयाबानों में, पहाड़ की चोटियों में, कभी दामानों में, कभी चश्मों की ठंडक और मिठास में, तो कभी प्यास के सराबों में। कभी उसकी इत्तला सिंध से आती है, तो कभी वो पंजाब की सरहद पर मिलता है। देखने वाले बताते हैं कि वो खुदा की हम्दो सना करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत के अशार पढ़ता है और सम्मो की याद में रोता है। अगर कहीं मेहमान ठहरता है तो अपने साथ एक रकाबी सम्मो की रखता है, जैसे वो साथ है, खाने में शरीक है। मस्त की आवाज और इस सम्मो के बारे में उसकी की जाने वाली शायरी की बातगश आहिस्ता आहिस्ता इतनी बुलंद होने लगी
कि उसके समूह के इर्द गिर्द के लोगों को यकीन हो गया कि मस्त इसको रोज मिलने आता है। पहरे बिछाए गए, मोर्चे संभाले गए, फौजी बुलाए गए, मगर कहीं ना तो मस्त दिखाई दिया, ना उसके पैरों में निशान। मगर उसकी शायरी बताती है कि रोज समूह के साथ क्या हो रहा है, वो किस हाल में है, क्या सोच रही है, वो कहां गिर पड़ी, उसे कहां चोट आई, कितनी खराश लगी, उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, उसे किस दिन बुखार हुआ है, उसका दुपट्टा किस रंग का है, मस्त को सब मालूम है। मस्त का कहीं जब सुराग नहीं मिला तो समूह का शौहर पीबर सरदार की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी इज्जत का दावा दायर कर दिया। सरदार ने बंदे भिजवाए जो मस्त को ढूंढते ढूंढते कहीं दूर दराज कोहे जानवरान के एक कार से उठा के ले आए, जहां मस्त लकड़ी की एक कुटिया बनाकर रहता था और लोगों से कहता था ये समूह का घर है जहां मैं रहता हूं। जब सरदार के सामने मस्त हाजिर हुआ तो सरदार के लिए तो वो वही सोहराब खान था जो उसके लिए एक फैसला कुन जंग जीत चुका था। खुश लिबास वो सोहराब खान जिसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, अब दुनिया और माफिया से बेखबर एक मस्त आशिक था। वो कहीं से भी वो सोहराब खान नहीं लग रहा था। सरदार ने उस पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहा, सोहराब खान, तुम किसी शादीशुदा औरत का नाम लेने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? कैसे तवक्कली, कैसे तुम किसी की इज्जत गैरत को ऐसे कैसे उछाल सकते हो? तुम्हारी शायरी मशरिक से लेकर मगरिब तक लोगों की जुबान पर है और उसमें खुदा और उसके रसूल के बाद समूह का नाम आता है। लोग समूह के बारे में क्या सोचते होंगे, ये तुमने कभी सोचा? मस्त ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। उसने कहा, मेरा ताल्लुक तो समूह की रूह से है, उसके जिस्म से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा ताल्लुक तो समूह की रूह से है, उसके जिस्म से मुझे कोई लेना देना नहीं। और रूह न किसी की बीवी होती है, न किसी की मलकियत है, उसकी ना कोई उसकी कोई कौम होती है, ना कोई कबीला। उस पर कोई भी अपनी इज्जत और गैरत का दावा नहीं कर सकता। मस्त को सजा देने का कोई जवाब था ही नहीं। उसको किसी ने समूह के करीब तक ना देखा था। सरदार ने बहुत सोचा और मिलाकर मस्त का इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया। उसने समूह को बुलाया और उसे कहा कि अगर वो 10 दराजी करे तो उसके लिए मैंने तीरंदाज बिठा दिए, मगर अगर तो उसकी आंखों में हवस की हल्की सी लकीर भी देखो तो ये खंजर मेरा ले जाओ और उसके सीने में उतार देना। और मस्त को एक पहाड़ की चोटी पर दरख्त के नीचे बिठा दिया। अब फैसले का इख्तियार समूह के पास है, उस मुआशरे के पास नहीं है। और समूह भी तो कोई आम औरत नहीं थी, उस कबीले की सबसे मजबूत, बाकिरदार और पुरवकार औरत थी। वो दुपट्टे में खंजर छुपाए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्त के पास आई। उसने देखा कि मस्त की आंखों में उसे देखने की
हवस तो क्या, मतलब उसकी एक झलक बर्दाश्त करने की ताक भी ना थी। मस्त ने उसको ऐसे देखा और रश खाकर गिर पड़ा। उसने खंजर समूह ने एक तरफ फेंक दिया, अपने दुपट्टे के पल्लू से मस्त का मुंह साफ किया और वापस सरदार के पास आकर बोलने लगी, खुदा की कसम उसकी निगाहें कितनी पाक हैं जितनी सूरज और चांद की रोशनी होती है। खुदा की कसम उसकी निगाहें कितनी पाक है जितनी सूरज और चांद की रोशनी होती है, जितना साफ चश्मे का पानी होता है, जितना शफाफ बारिश का पहला कतरा होता है, जितनी मासूमियत एक मासूम बच्चे की आंखों में होती है और जितनी हया एक हयादार औरत की आंखों में होती है। मस्त का समूह के साथ ताल्लुक इस कबीले की रिवायात के खिलाफ तो था, मगर सरदार को समझ में आ गया कि मस्त कोई आम आदमी नहीं है और कोई आम आशिक नहीं है। उसने ना सिर्फ ये कि मस्त को कोई सजा नहीं दी, बल्कि उसने ऐलान किया कि आज से मस्त तवक्ली उसकी पनाह है। वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी रहेगा, सरदार की पनाह में होगा। मगर क्या ऐसे चलता रहा? क्या ख्याल? रिवायात कहाँ मानती है? झूठी इज्जत और गैरत के आगे सर झुकाने वाले मोहब्बत की इबादत को कहाँ समझते? समूह के कबीले के कुछ नौजवान मस्त की आवाज को दबाने के लिए उसका पीछा करने लगे और फिर एक दिन मौका पाकर उन्होंने मस्त को एक पहाड़ की चोटी से धिक्का दिया। मस्त इतनी ऊंचाई से गिरा कि गिरने वाले के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब सरदार को पता चला कि मस्त के साथ इन्होंने ये सलूक किया, उसने उन सब नौजवानों को मौत के घाट उतारने को सबों की बरादरी भी इकट्ठी हुई, उन्हें भी अपने नौजवानों को बचाना था। फिर से जंग की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों लश्कर आमने सामने हुए, मगर इससे पहले कि कोई तलवार उठती कहीं दूर से मस्त आता हुआ दिखाई दिया। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मस्त चलता हुआ उनके पास आया और समूह की झोंपड़ी के सामने खड़ा होकर कहने लगा, मैं कहान का एक मामूली पहाड़ी वली था, उससे खुदा राजी हो गया और समूह को मेरा वसीला बना दिया। मैं कहान का एक मामूली पहाड़ी वली था, उससे खुदा राजी हो गया और समूह को मेरा वसीला बना दिया। सबकी तलवारें सामने चली गई। उन सब ने मस्त को अपना पीर और मुर्शिद मान लिया और उसके आगे सर झुका दिया। आज तक उनके सर मस्त के इश्क के आगे झुके हुए।